नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। भारतीय बाजारों में आज पोस्ट बजट अगर आप ध्यान दें तो मिड कैप्स में एक पुल बैक देखने को मिला है और आज निफ्टी बैंक फिर से हल्की सी मुनाफा वसूली के साथ कर रहे हैं कारोबार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खिलाड़ी नंबर 1 और यहाँ पर बात करेंगे हमारे 3 जानकारों से और मार्केट में कहाँ पर ट्रेड लेने के मौके हैं। आज गौर करिएगा, निफ्टी आपकी स्क्रीन पर है इस समय, जहाँ पर 24,504 के लेवल सुबह में हमने छुए लेकिन वहाँ पर टिक नहीं पाया है। एक बीच में स्लाइड देखने को बाद इनफैक्ट 2 यहाँ पर आपको अटेम्प्ट्स दिखेंगे रिकवरी के, हल्की सी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ जरूर रहा है। निफ्टी बैंक लेकर आइए, निफ्टी बैंक की चाल 450 पॉइंट नीचे है तो यहाँ पर भी एक सुबह में डिप आया, फिर तेजी आई और उसके बाद फिर करेक्शन देखने को मिल रहा है। ये आपके लिए निफ्टी बैंक का हाल 51,284 ध्यान रखिएगा डे लो रहा। मिड कैप्स की तस्वीर ज्यादा बेहतर है तो मिड कैप्स में कल जो कॉन्ट्रैक्शन था उसे पूरी तरह से रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। आज के दिन ऑयल एंड गैस की तरफ से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है इस एडवांस डिक्लाइन रेशियो में, जहां पर बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है। आप ओएनजीसी देखिए, रिलायंस देखिए, इनफैक्ट कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे तो उसमें साफ होगा कि ज्यादा एक्शन कहां पर बनता दिखाई दिया है। ऑयल एंड गैस एक बड़ा पॉकेट है जहां पर तेजी, वो पूरा इंडेक्स 2% ऊपर, जिसमें ओएनजीसी खुद 3.5% ऊपर और रिलायंस भी 1% ऊपर। तो ये देखिए अब आपके लिए कंट्रीब्यूटर्स, रिलायंस, ओएनजीसी जिसका मैं जिक्र कर रही थी उनकी तरफ से मदद है, फिर टाटा मोटर्स और एनटीपीसी में तेजी। बैंकिंग काउंटर्स की तरफ से साथ नहीं है, ना आईसीआईसीआई बैंक, ना एचडीएफसी, ना एक्सिस के आज नंबर्स आने वाले, उससे पहले वैसे भी स्टॉक थोड़ा सा खामोश है। बजाज फाइनेंस के नंबर्स जहां पर मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए लगातार दूसरे सत्र में, इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमने देखा है काफी समय से मार्जिन्स दबाव में आते दिखाई दे रहे हैं, तो वो एक सेटबैक जरूर बना है। लेकिन इस मार्केट में अब ट्रेड क्या लिया जाए और कल से आज में हमारे जानकारों ने क्या रणनीति अपनाई है या फिर बदली है, ध्यान रखिएगा। कल बजट की वजह से हम ट्रेड्स लाइव चैनल पे नहीं ले पाए थे, लेकिन ऑफ यहाँ पर ट्रेड्स हमारे जानकार हमारे साथ शेयर जरूर कर रहे थे और वो टिकर पे चले थे। तो उस लिहाज से जो कैलकुलेशन है वो लक्ष्मीकांत शुक्ला के फेवर में है। 5.24% के रिटर्न्स इनके, अरुण कुमार मंत्री करीब 1.5% के रिटर्न्स पर हैं और मधु ने करीब 4.5% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखाए हैं। अब आज जब पोर्टफोलियोज पर नजर डालेंगे तो वो चेंज आपको दिखेगा, कुछ बदले हुए स्टॉक्स हैं, लेकिन पहले मार्केट को अप्रोच कैसे करना है। मधु, वॉलेटिलिटी तो है, जो बड़ा इवेंट था वो बीत गया और आई थिंक उसके सदमे से मार्केट को उबरने में थोड़ा सा और समय लग सकता है। पोजीशनिंग आपकी निफ्टी पर स्पेशली ऐसे में क्या रहेगी? जी, कल की अगर हम चाल देखते हैं, एक बड़ी लोअर शैडो के साथ और एक छोटी रेड कैंडल के साथ निफ्टी ने 24,200 का अपना मजबूत सपोर्ट का तो डेफिनेटली बचाव किया है, लेकिन 24,080 के आसपास का लो भी लगाया है। इस चाल को देख करके ये कहा जा सकता है कि जब तक 24,200 के ऊपर निफ्टी बरकरार रहता है, अप ट्रेंड भी बरकरार रहेगा। हालांकि 14 दिनों का अगर हम फॉलिंग आरएसआई भी देखते हैं तो वो एक वीकनिंग मोमेंटम शोकेस कर रहा है। करीब 1.5 महीने के बाद इंडेक्स ने EMA 20 लेवल्स को रीटेस्ट करके एक रिकवरी दी है, जो कि एक हेल्दी करेक्शन मानी जा सकती है ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम। लेकिन रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन में अभी भी क्लियरली 24,500 का हमें दिख रहा है विद वीक पीसीआर। इंट्राडे लेवल्स की मैं बात करूं तो निफ्टी में कुछ हमें रिकवरी देखने को जरूर मिल सकती है। ओके, आपकी रणनीति लक्ष्मीकांत जी क्या रहेगी इस तरह के मार्केट में, कंसिडरिंग आपके रिटर्न्स सबसे ज्यादा हैं? अब उसको भुनाने के लिए स्ट्रैटेजी में कोई बदलाव क्या किया जाए? जी, मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न आवर्ती चार्ट्स पे बना सकती है, बट उसके लिए उसे 24,200 के लेवल के ऊपर सस्टेन होना होगा और जो इसका नेकलाइन आ रहा है वो आ रहा है 24,600 के आसपास। तो मुझे एक ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन है। एक बार निफ्टी 24,600 के लेवल्स के ऊपर एक क्रॉसओवर देता है तो वहां से 24,850 से लेकर 24,900 के लेवल्स हमें दिखाई देंगे और जो इसके लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 24,200 का। कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी ज़्यादा वीकर नज़र आ रही है। अगर हम बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर करते हैं 50 उसने 51,700 का जो की सपोर्ट था वो उसके नीचे सस्टेन कर रही है बैंक निफ्टी। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में गिरावट आ सकती है और यहाँ से ये गिरावट गिरकर 51,000 लेवल तक भी पहुँच सकती है। ऐसे में ये अरुण आपकी अप्रोच क्या रहेगी, क्योंकि थोड़ी सी वॉलेटिलिटी लास्ट कर सकती है, अब बजट से आगे शायद फोकस ज़्यादा आपके
अर्निंग्स पर लौटता हुआ दिखाई देगा। कैसे अप्रोच करेंगे आप? गुड मॉर्निंग अर्शदा जी। अगेन मेरा भी सेम व्यू ही रहेगा। मुझे लग रहा है मार्केट निफ्टी ओवरऑल कंसोलिडेट करना चाहिए, पर मिड कैप स्मॉल कैप्स में काफी अच्छे ब्रेकआउट्स नजर आ रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर आप ब्रेड देखते हैं, ब्रेड काफी अच्छी, एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी काफी अच्छा नजर आ रहा है। तो कल की एक्सपायरी के बाद मुझे लग रहा है मार्केट वापस मोमेंटम पकड़ेगा और नीचे में 24,300 24,350 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहना चाहिए, उसी के आसपास आता है तो बाई करने की भी राय रहेगी। तो मुझे लग रहा है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अभी भी रखें। निफ्टी का स्ट्रक्चर डेफिनेटली अभी भी मजबूत है। बैंक निफ्टी में थोड़ी वीकनेस है क्योंकि बहुत पीएसयू प्राइवेट दोनों में ही थोड़ी वीकनेस नजर आ रही है। तो कल की एक्सपायरी के बाद मुझे लग रहा है मार्केट अच्छा रहना चाहिए, ओवरऑल थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है, पर एक्शन जो है वो मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ है। निफ्टी में आपका स्टॉप लॉस 23,300 होना 24,300 होना चाहिए। 24,300 जब तक होल्ड कर रहे हैं, निफ्टी में शॉर्ट करने की सलाह फिलहाल नहीं। ओके, तो ये फिलहाल निफ्टी में आपके लिए थोड़ी सी सावधान रहने की सलाह, कुछ मंदी की पोजीशंस भी ली जा सकती हैं। टॉप ट्रेड्स पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और फिर बात करेंगे कि आज के नए ट्रेड्स क्या रहेंगे। तो एक तो कल्याण ज्वेलर्स, जो फेवरेबल ट्रेड था अरुण के लिए, वहाँ पर कमाई इनकी हुई है। दूसरा हीरो मोटोकॉर्प, इसमें भी पैसे बने लक्ष्मीकांत के। ये दो कल के टॉप ट्रेड्स थे। एक एक करके सबका पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आते हैं। लक्ष्मीकांत का पोर्टफोलियो पहले स्क्रीन पर लेकर आइएगा और फिर देखेंगे यहाँ से आगे किस तरह के रिटर्न्स बनेंगे। तो कुछ ट्रेड्स जो इन्होंने लिए उसमें प्रॉफिट बुक किया। एक तो अशोक लेलैंड, हीरो मोटोकॉर्प और ग्रासिम, ये ट्रेड्स हैं जहाँ पर कल ही इन्होंने मुनाफा बांधा। लक्ष्मी जी बताइए, आज का पहला ट्रेड क्या रहेगा? मेरा आज का पहला ट्रेड वोल्टास रहेगा। यहाँ पे मुझे एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिख रहा है डेली के चार्ट्स पर, और ये इसने वोल्टास ने 20 डीएमए का सपोर्ट लिया है और यहाँ पर मुझे एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन भी दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक में तेजी आ सकती है। तो जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 1620 का, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1470 का। ओके, 1620 के लिए वोल्टास, 1620 का टारगेट, तेजी की पोजीशन। स्टॉक आपके सामने 1500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1470 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। लेकर आइएगा आप मधु का पोर्टफोलियो। मधु ने कल दरअसल यूएसएल बाय कॉल दिया था, एग्जिट कर लिया 1280। आज यूएसएल के नंबर्स के बाद थोड़ा सा एक्शन आने का अनुमान था। वैसे जेके सीमेंट में भी एग्जिट किया, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी एग्जिट किया। मधु, फिर आज की फ्रेश अप्रोच, नए सिरे से अगर शुरुआत हो रही है तो क्या ट्रेड रहेगा? जी, मेरा आज का पहला ट्रेड रहेगा अपोलो हॉस्पिटल्स। करंटली अपने EMA 20 लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है विद गुड MACD सिग्नल। इन लेवल्स को एक अच्छा एंट्री पॉइंट भी माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बाइंग प्रेशर काफी देखा जा सकता है। एक छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेंड रिवर्सल भी हमें स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अपने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, और RSI लेवल की बात करें तो वो भी नॉट ओवरबोट और नॉट ओवरसोल्ड जोन में है। तो इस स्टॉक में एक राइजिंग पोजीशन बनाई जा सकती है। टारगेट्स मैं इसके 7030, 7030 और SL 6200 का लेकर के चलना चाहूंगी। ओके, बाई साइड का ट्रेड, कुछ रिवर्सल की उम्मीद में तेजी करे। कल दोपहर में तेजी में था वैसे काउंटर, आज सुबह में भले ही ना चला हो, लेकिन 7030 टारगेट और 6200 का स्टॉप लॉस। अरुण, आपका ट्रेड क्या रहेगा? अरुण का पोर्टफोलियो भी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जल्दी से। पीबी फिनटेक इन्होंने बुक किया है कल, अमर राजा भी बुक किया। आज सुबह में आके कल्याण ज्वेलर्स में प्रॉफिट बांधा, और ये ज्वेलरी काउंटर्स ऑफ कोर्स वो बजट में कस्टम ड्यूटी कटौती के चलते आज भी एक्शन में है। अरुण, आज का ट्रेड? अगर अर्शदा जी, कल का ट्रेड ही रिपीट करना चाहूंगा। कल मैंने अमर राजा बैटरी दिया था, नो डाउट जल्दी एग्जिट कर गया क्योंकि मार्केट में अचानक स्टीप फॉल नजर आया। मुझे लग रहा है वो स्टॉक आज भी काफी अच्छा करना चाहिए, 1575 के आसपास है, तो इसको बाई करने की सलाह है। 1540 का स्टॉप लॉस लगाए और 1640 1645 ये ऊपर में टारगेट रहेंगे। बैटरी स्टॉक्स मुझे लग रहा है सपोर्ट के आसपास है, बहुत एक साइड अमर राजा, तो मुझे लग रहा है अमर राजा यहाँ से बाई करके चल सकते हैं। कल तक मुझे लग रहा है 1640 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। कल तक 1640 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। अमर राजा में एक बाय साइड का ट्रेड है। लगे हाथ दूसरा ट्रेड देना चाहेंगे या फिर कुछ टाइम लेंगे अरुण? ड्यूरिंग द डे देना चाहूंगा अर्शदा जी, क्योंकि थोड़ा वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो एक कॉल स्पेयर में रखेंगे। अगर 1:30-2 बजे बाद थोड़ी बहुत भी गिरावट आती है, मौका मिलता है, तो उसी के आसपास दूसरा कॉल लेने। ओके, तो कुछ समय बाद तो मैं मधु और लक्ष्मी आपको भी कुछ समय देती हूँ और हम बात करते हैं बजट पर, क्योंकि उसी को लेकर सबसे ज्यादा आजकल चर्चा होने वाली, एटलीस्ट इस पूरे हफ्ते तक। बजट के मायनों में सरप्राइजिंग रहा है ये। दरअसल कुछ जानकार कह रहे हैं मिडिल क्लास कुछ टैक्स छूट की सौगात मिली, स्पेशली अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं।
लेकिन बाजार पर टैक्स का बोझ बढ़ गया है। बजट में इंफ्रा और एमएसएमई को खास फोकस में भी रखा गया है। फाइनेंशियल सेक्टर इस बजट को कैसे देख रहा है, ये समझना जरूरी है। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा से अब बातचीत करते हैं। खारा साहब, बजट हमने सुन लिया, उसको पचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल इंडस्ट्री इस बजट को कैसे पढ़ रही है? ये बजट जो है बड़ा क्लियरली इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करने वाला बजट है और इसमें एक बड़ा क्लियर फोकस है कि एक तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बड़ा क्लियर फोकस है, स्किलिंग के ऊपर बड़ा फोकस है और एमएसएमईज को कैसे सपोर्ट किया जाए उसके ऊपर फोकस है। साथ ही साथ मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें प्रोडक्टिविटी के ऊपर जो है हाउ टू इम्प्रूव इसको प्रोडक्टिविटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए और एम्प्लॉयमेंट को कैसे इम्प्रूव किया जाए, स्किलिंग कैसे किया जाए और इवन ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में जो है कैसे काम किया जाए, जिससे कि जो है हम अपने सभी रिसोर्सेज को पूरा स्वेट कर अपनी इकोनॉमी को आवश्यक ग्रोथ दे पाएं। मेरा ये मानना है इस बजट के माध्यम से ये सब ऑब्जेक्टिव अचीव किए जाने की कोशिश की जा रही है। खारा साहब, इस बजट में हमने एमएसएमईज, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के लिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप और कई सारे ऐसे ऐलान सुने हैं। जॉब क्रिएशन फ्रंट पर भी एक पुश आया है और ये दोनों सेक्टर्स किसी भी बैंक के लिए और स्पेशली सरकारी बैंक के लिए अहम है, क्योंकि वहीं पर लेंडिंग आप बड़े पैमाने पर करते हैं और अगर स्ट्रेस आना शुरू होता है तो इन्हीं सेक्टर से शुरू होता है। आप उन सेक्टर्स के मद्देनजर जो कदम उठाए गए हैं, क्या आपको लग रहा है कि काबिलियत है इस बजट की कि इन सेक्टर्स को और बूस्ट मिलेगा, इनका वर्चस्व थोड़ा सा और बढ़ सकता है? बिल्कुल, मेरा पूरा मानना है कि एमएसएमई का जो स्पेशल फोकस इस बजट के माध्यम से किया गया है। एमएसएमईज को जनरली दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, या तो उनके रिसीवेबल साइकिल में प्रॉब्लम आती है और अगर जो रिसीवेबल साइकिल में प्रॉब्लम आती है, इसलिए ट्रेड का प्लेटफॉर्म जो कि काफी हद तक सफल हो गया था, तो उसमें जो है थ्रेशोल्ड लेवल को जो है 500 करोड़ से नीचे करके 250 करोड़ तक लेकर आए हैं और इसके माध्यम से जो है तकरीबन 22 नई पब्लिक सेक्टर एंटिटीज जो हैं वो भी इस प्लेटफॉर्म पर आएंगी और जो है साथ ही साथ तकरीबन 7,000 के करीब कॉर्पोरेट्स इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे और इसके माध्यम से जो है एमएसएमई को अपना रिसीवेबल को रियलाइज करने में काफी मदद मिलेगी। और इसके अलावा जो एक गारंटी स्कीम की बात की गई है, उसके माध्यम से भी जो है एमएसएमईज को अपना कोलेटरल फ्री लोन लेने में काफी मदद मिलेगी। जहाँ तक एग्रीकल्चर का सवाल है, उसमें ये देखा गया है कि अभी जिस तरह से लैंड रिकॉर्ड्स को जो है डिजिटाइज करने की बात की गई है, 3 साल के अंदर अंदर सब लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइज हो जाएंगे, तो उसके चलते जो बैंक्स के लिए एग्रीकल्चर को लैंड करना और भी आसान हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है। ऑफ कोर्स मार्केट एक चीज से निराश है, कैपिटल गेन्स टैक्स जो बढ़ गया है 10% से 12.5% पर। इस पर कोई टिप्पणी आपकी? मेरा ये मानना है कि ये शायद इमीडिएट रिएक्शन था, बट आने वाले दिनों में जब मार्केट जो है बजट के कारण जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट होगी उसको मद्देनजर रखते हुए और जैसे कि कॉर्पोरेट्स की परफॉर्मेंस और इम्प्रूव होगी तो मार्केट रिबाउंड कर जाएगा, मेरा ये मानना है। अच्छा, एक कंसर्न जो बार बार सामने आ रहा है कि लिक्विडिटी दरअसल बैंक डिपॉजिट से निकलकर म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट की तरफ बढ़ रही है। क्या एक बड़ा चैलेंज वाकई में है? आपका एक्सपीरियंस क्या है? ये लेंडिंग बेस बढ़ाने के लिए एक बाधा साबित हो सकती है क्या, अगर ये सिलसिला जारी रहा? इंडियन बैंक्स इंडियन ग्रोथ स्टोरी को प्ले अप करने के लिए बिल्कुल फुल्ली कैपिटलाइज हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक आपका सवाल है कि बैंक डिपॉजिट से म्यूचुअल फंड में जाने, और ये तो एक कमर्शियल जजमेंट है और वैसे भी ये एक ऑल्टरनेट एसेट क्लास है जिसमें कि अपने इन्वेस्टर्स जो है अपना पैसा लगा रहे थे। मेरा ये हमेशा मानना रहा है कि हमेशा पोर्टफोलियो एलोकेशन होता है, कुछ पैसा बैंक डिपॉजिट में जाएगा, कुछ पैसा शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में जाएगा, कुछ पैसा गोल्ड में जाएगा, कुछ रियल एस्टेट में जाएगा। ये एक एलोकेशन, एसेट एलोकेशन का प्रिंसिपल रहता है। और चूंकि जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में जो कुछ चेंज हुआ है, तो हर कोई अपना रिस्क रिवार्ड रिलेशनशिप को देखकर अपना डिसीजन लेगा एसेट एलोकेशन के विषय में, ये मेरा मानना है।
बहुत बहुत शुक्रिया खारा साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो बेसिकली खारा साहब ये कह रहे हैं कि एग्री, एमएसएमई और कंजम्पशन बूस्टिंग दरअसल ये बजट है उसको उसी पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। कुछ ऑफ कोर्स दिक्कत है टैक्स की, लेकिन उसका आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स बातचीत होगी कि हमारे जानकार अपने पोर्टफोलियो को अब यहाँ से कैसे एसेस करेंगे, और साथ ही इकोनॉमिक अफेयर्स के सचिव अजय सेठ से जो बातचीत लक्ष्मण ने कल की उसका भी अंश आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों ने एक एक ट्रेड दिया है। मधु, कुछ ट्रेड जोड़ने का इस समय इरादा है या फिर कुछ टाइम देना चाहेंगे आप दिन को? जी, थोड़ी वोलेटिलिटी और मार्केट डायरेक्शन क्लैरिटी के साथ मैं सेकेंड हाफ में ये ट्रेड करना चाहूंगी। लक्ष्मीकांत? जी, मैं भी वेट करना चाहूँगा। मैं देखता हूँ कि निफ्टी ब्रेकआउट देता है 24,600 के ऊपर। अगर ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई देगा तो डेफिनेटली मैं सेकेंड हाफ में कॉल लूँगा। ओके, तो कुछ समय बाद वो ट्रेड्स आएंगे, लेकिन एक एक ट्रेड जो आया है उसका जायजा ले लेते हैं कि रिटर्न्स के लिहाज से वो क्या कर रहा है। तो दिखाइए आप प्लीज पोर्टफोलियो। जो पहला ट्रेड आया है वो लक्ष्मीकांत शुक्ला की तरफ से आया है। वोल्टा 1620 का टारगेट है और 1470 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। रिटर्न्स इसमें बन नहीं रहे हैं, फ्लैट ट्रेड कर रहा है। आइए अगले पोर्टफोलियो पर, और ये है मधु का अपोलो हॉस्पिटल्स बाय साइड 7030 का टारगेट और 6200 का स्टॉप लॉस। इनके कहने के बाद 0.17% तक ऊपर आया है, कुछ रिकवरी देखने को मिली है। अरुण ने अमर राजा जो कल दिया था आज फिर से इंट्रोड्यूस किया है। 1640 का टारगेट, 1540 का स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ पर आप गौर करेगा तो लगभग 2% तक के रिटर्न्स बन रहे हैं। तो ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन अब क्या बन रही है वो आपके लेकर आते हैं मुनाफे के मीटर में। कौन कहाँ पर पहुँच रहा है इन नए ट्रेड्स के बाद। तो 8.17% के रिटर्न्स अब अरुण के, 5.24% के रिटर्न्स लक्ष्मीकांत के, और मधु अभी भी -4.5% के रिटर्न्स के आसपास हैं। यह है ताज़ा तस्वीर। एक एक ट्रेड हमारे जानकार आगे और जोड़ने वाले हैं। लेकिन देखिए, बजट का ओवरहैंग कुछ समय तक चलेगा। बजट के बाद हमने कई सारे जानकारों से बात की, और इनफैक्ट बजट के बाद बजट बनाने वाले लोग यानी कि इकोनॉमिक अफेयर्स के सचिव अजय सेठ और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सचिव विवेक जोशी से एक्सक्लूसिव बातचीत हमारे सीनियर इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण ने की। उसका एक अंश आपके सामने। हमारे साथ वित्त मंत्रालय के 2 वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। एक है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के सेक्रेटरी, जिनके ऊपर कह सकते हैं कि बजट बनाने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा उनके ऊपर रहती है, और दूसरे हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी, जो बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्रेटरी के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की भी जिम्मेदारी होती है बैंकिंग चैनल के जरिए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। सबसे पहले शुरुआत आपसे करूंगा, चूंकि आपके डिपार्टमेंट पे इस बार बजट में काफी ज्यादा फोकस रहा, और फोकस इस बात को लेकर रहा क्योंकि कैपिटल मार्केट में जो टैक्स को रिस्ट्रक्चर किया गया है उसको लेकर के। तो इसमें मेरा सवाल है कि इसके पीछे सोच क्या थी? क्या कैपिटल मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेशन को डिस्करेज करना सोच थी, या फिर उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करके बैंकिंग सेगमेंट में पैसे ले जाएं, ये सोच थी यहाँ पे, या कुछ और आपके इरादे थे? तो इसमें जो प्राइमरी सोच है वो ये थी कि जो भी अलग अलग एसेट क्लास हैं उन्हें टैक्स के मामले में एक ही तरह से उसके बारे में सोचा जाए। अभी विभिन्न जो एसेट क्लास हैं उसमें कहीं पर टैक्स रेट ज़्यादा था, कुछ में कम था। क्या शॉर्ट टर्म है, क्या लॉन्ग टर्म है, उसकी डेफिनेशन अलग थी। किसी में इंडेक्सेशन था, किसी में इंडेक्सेशन नहीं था। तो अब जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो इस रास्ते पे जा रही है, और हमारा लक्ष्य यही है कि उसे हम उसका सुधारीकरण करें, सिंप्लीफाई करें, टैक्स रेट एग्जम्पशन कम करें, एक यूनिफॉर्म हो, जिससे कि जिसे टैक्स देना है उसे भी अच्छी तरह पता हो और सरकार को भी पता हो किस दिशा में जाना है। अब चूंकि अब हम उसमें एक रैशनलाइज करते हैं, सुधारीकरण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमें बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। तो एक तो इसमें सिंप्लीफिकेशन ये करा गया कि सारे ही जो एसेट क्लास हैं वो लिस्टेड सिक्योरिटी हो, अनलिस्टेड हो, बाकी गोल्ड का है, रियल एस्टेट का है, सबको एक ही तरह से नापा जाए। दूसरा, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की जो है वो एक डेफिनेशन को भी हम एक तरह से करें, रैशनलाइज करने की कोशिश। हाँ, रैशनलाइज करने की कोशिश करी गई है। तो उसके चलते जो है वो एक नंबर हुआ है। तो उसमें कुछ चीज़ों के टैक्स रेट घटाए, जैसे कुछ में 20 से 12.5 आ गया है। इंडेक्सेशन ऑब्वियसली उसमें हटाया, कुछ में बढ़ा भी है, 10 कुछ में बढ़ा भी है। तो वही जब सुधारीकरण करते हैं तो कहीं ना कहीं तो बीच का रास्ता निकलता है। तो 10 और 20 की बजाय 15 की बजाय 12.5 रखा गया है कि
मोरलेस टैक्स न्यूट्रल बने। और दूसरी बात कि जहां पर वो एसटीटी को जो बढ़ाया गया है तो डेरिवेटिव्स मार्केट में जरूर ये कहा गया है कि उस डेरिवेटिव्स मार्केट के बजाय कैश मार्केट के में ज्यादा दिलचस्पी हो लोगों की, इस बात को भी ध्यान में रखें। सर आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक सवाल ये था, क्योंकि रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कुछ दिन पहले बयान भी दिया था कि लोग पैसा बैंकिंग सेक्टर से निकाल करके म्यूचुअल फंड में दे रहे हैं। कुछ बयान ये आया कि लोग सेविंग के पैसे को लेकर के डेरिवेटिव्स में पैसा लगा रहे हैं। तो इस फैसले के बाद बैंकिंग सेक्टर में जो चिंताएं जताई जा रही थी वो चिंताएं अब दूर होती दिखेंगी? बैंकिंग सेक्टर में ये चिंताएं जो है अभी ये देखना होगा कि कैसे ये अनफोल्ड होता है, ये जो करंट डिसीजन, और कैसे इस पे कंज्यूमर या जो कस्टमर है वो रिएक्ट करता है। और ये बात पे आरबीआई के गवर्नर ने चिंता करी है, बात ठीक है। तो इसमें एक और मुद्दा ये होता है बैंकिंग सेक्टर को लेकर, खासतौर से कि हर बजट में बैंकिंग को लेकर कुछ ऐलान किए जाते थे कि बैंकिंग को रिकैपिटलाइज करेंगे। कई बार मुद्दा ये उठा कि बैंकिंग में हम लोग एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करेंगे, स्टेक सेल की बात हुई, कभी बात हुई कि मर्जर करेंगे, लेकिन इस बार सब कुछ शांत रहा। अप्रोच में कोई बदलाव? तो आपने जैसे खुद ही कहा कि रिकैपिटलाइज करने की बात करी जाती है, तो ये अच्छी बात है, कैपिटलाइज ना करना पड़े बैंकों को। और बैंक क्योंकि अभी अच्छा कर रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तो इस हिसाब से देखते हुए गवर्नमेंट ने कोई उनको सपोर्ट या कोई कैपिटल देने का बात नहीं कही हुई है उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो आपको लगता है कि बैंक को रिकैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं है? इसका मतलब बैंक सक्षम है खुद बाजार से पैसा उठाने में, ऐसी कोई रणनीति? जी, बैंक्स अगर आप देखेंगे तो पिछले 10 सालों में उन्होंने काफ़ी पैसा उठाया है। मेरे पास एग्जैक्ट डेटा अभी है नहीं कि पिछले 10 सालों में कितना पैसा उन्होंने बाजार से उठाया है अपनी क्षमता के बल पे, और जो कि आगे भी इसी नीति का पालन कर रहे हैं।